फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। और वो काजी साहब, आज मैं कुछ थका हुआ भी था, तो काजी साहब का हुक्म था कि ये ज़रूरी टॉपिक है और उसको कवर किया जाए। और हम में से कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने इस वर्कशॉप को ऑलरेडी अटेंड किया हुआ है, तो उनके लिए ज़रा थोड़ा बोरिंग होगा, तो प्लीज़ उसको आप बियर कीजिएगा। और वैसे भी असेसमेंट का टॉपिक जो है ये थोड़ा सा हमारे बहुत फ्रीक्वेंटली हम इसके साथ इन टच नहीं होते, तो ये थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर है, लेकिन आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। We must keep on reminding ourselves that we are such a privileged people that we are teachers, because teacher has got a potential to influence the generations, right? All other professions, you influence objects, things. You can make a good building, you can repair a motorbike, you can just be a good banker, and they are all very important professions. Every profession is very, but teacher is such a great privilege and honor. I don't know इसको profession कहना भी चाहिए कि नहीं कहना चाहिए. It's such a great honor, such a great responsibility, such a great privilege. और जैसे आप हम सबको पता है कि जो सबसे बड़ा उस्ताद है वो तो अल्लाह ताला की ज़ात है, और जितने अंबिया कराम तशरीफ़ लाए वो सब टीचर थे, they were teaching. तो टीचर होना एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, तो इसको हमें हर वक्त रिमाइंड कराते रहना चाहिए अपने आप को कि हम एक टीचर हैं। और टीचर के लिए जो सबसे बुनियादी शर्त है वो रोल मॉडलिंग है। ये बात हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, ये स्लाइड तो आपको ज़बानी याद हो गई होगी, हिफज हो गई होगी, क्योंकि जो सबसे अहम टीचिंग स्किल है वो है रोल मॉडलिंग। इफ वी कम एट 8 o'clock, then there is no need to say that सबको 8 बजे आना चाहिए. If we are polite, that is enough to convey the message to polite. So role modeling is actually the first and most important skill of teaching, right? And role modeling skill results in producing clones. एक हमें अक्सर शिकायत होती है, और मैं पहले भी मैंने अज़राए मजाक ही ये कहा था कि हम सबके ज़हन में होता है जी मैं चला गया ना यहाँ तो पीछे डिपार्टमेंट चट है। तो इससे बड़ी ज़्यादा अपनी फेलियर कोई हो नहीं सकती, कोई बंदा ये कहे कि मेरे जाने के बाद पीछे कुछ नहीं बचता। इसका मतलब है वी फेल टू बी टीचर्स, एंड वी फेल टू रोल मॉडल, एंड वी फेल टू प्रोड्यूस क्लोन्स। बेसिकली यार्डस्टिक टू जज अ टीचर इज कि उसने अपने जैसे या अपने से बेहतर कुछ 15-20 पैदा कर दिए कि नहीं पैदा कर दिए। अगर उसने इसको कर दिया, अब एक आदमी समझता है ना कि मैं आंखों का ऑपरेशन, मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, बहुत अच्छा आंखों का ऑपरेशन करता हूं, तो मेरा एक सवाल है कि जब उसको अपनी आंख का कोई मसला होगा तो क्या वो अपने स्टूडेंट को इस काबिल समझता है कि यही मेरा ऑपरेशन कर देगा? फिर तो उसने अपना एक क्लोन पैदा कर दिया है। और अगर वो अपना क्लोन पैदा करने को के काबिल नहीं हुआ तो दैट्स अ वेरी बिग डिजास्टर। तो ये हम सबको हर वक्त याद रखना चाहिए। अच्छा, दूसरा मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि ये स्लाइड भी, आई ऑलवेज कॉल इट कलमा ऑफ एजुकेशन। ये दिस इज द होल स्कीम ऑफ एजुकेशन, दैट वेन एवर वी प्लान एनी एक्टिविटी, this activity must have a learning goal. Now this activity may be just 1 hour talk, this may be the whole 3rd year batch visiting your ward, this may be a 15 days rotation in your ward, this may be a 1 year curriculum, 2 years curriculum of anatomy, this may be 5 years MBBS course. Whatever teaching activity is, learning activity is, it must have a goal. So when a student comes in a medical college, there has to be a documented learning goals, जिसका नाम PMDC curriculum है। अब PMDC से PMC हो गया है। इसी तरीके से, for example, if someone goes in anatomy department, then there has to be a learning goal. Learning goal का मतलब यह है कि at the end of this session, what that student will be able to do. ठीक? अच्छा, why it is important? Because the second part of education has to be aligned with it. अगर learning goal का पता होगा तो हम learning experience create करेंगे। Normally ये होता है, I'm sure आप सबने वो workshops attend की हैं जिसमें हम
टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस बनाते हैं और हम ये कहते हैं कि एक स्किल है एबिलिटी टू डू अपेंडेक्टमी फॉर एग्जाम्पल, एक स्किल है। हम फैसला करते हैं कि इस स्किल के अंदर 20% हमें कॉग्निटिव नॉलेज की जरूरत है, थ्योरी के नॉलेज की जरूरत है, हमें इसमें 75% स्किल की जरूरत है। कितना बन गया ये? और 15% हमें इसमें एटीट्यूड की जरूरत है। ये वो है जो लर्निंग गोल के हिसाब से हम तमाम एक ब्लैक एंड व्हाइट में तमाम चीजें बनाते हैं। अच्छा, इसकी इतनी अहमियत है कि जब हम लर्निंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे ना, लर्निंग एक्सपीरियंस, तो सिर्फ 20% जो है वो हम देंगे कॉग्निटिव को, यानी लेक्चर का एलिमेंट सिर्फ 20% होगा। और चूंकि स्किल का ज्यादा है तो ज्यादा टाइम उस पीरियड का स्किल सिखाने में गुजरेगा, चाहे आप वीडियो पे सिखाएं, चाहे हैंड्स ऑन सिखाएं, चाहे डमी पे सिखाएंगे, जैसे मर्जी सिखाएं। और साथ हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा 15% टाइम जो कि इन तमाम चीजों को एड्रेस करे। तो इसका मतलब यह है कि अगर इफ वी डोंट हैव इन अ ब्लैक एंड व्हाइट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, वी कैन नॉट डिवाइस द लर्निंग एक्सपीरियंस। और एक मिसाल है, वो पता नहीं मैंने किसी वर्कशॉप में आपको बताई होगी कि एक 3rd ईयर क्लास का था, एक हाइपरटेंशन के ऊपर, ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग के ऊपर एक क्लास थी। तो ये था कि भी इनको हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर लेना सिखाना है। तो उस पर उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त टीचर को बुलाया, बड़ा ज़बरदस्त ओरेटर जिसके बहुत लाइक्स आते थे और जिसके बहुत लोग पसंद करते थे। तो उसने आके एक तकरीर की हाइपरटेंशन पर। वो मुख्तसर तकरीर ये थी कि वेल, the pressure in the vessels are called blood pressure, and this pressure is generated because of the force of contraction of the heart, and heart actually works in a cycle. The maximum blood pressure in a cardiac cycle is called systolic blood pressure, and the minimum in a cardiac cycle is called diastolic blood pressure. Now this blood pressure can be measured by various instruments. One is the mercury manometer, one is the aneroid manometer. You also can have a digital manometer, and if you put a small catheter in the artery, then this is the best way to measure the arterial blood pressure. Now the person who first described blood pressure was Neil Harvey. Neil Harvey was actually a British, but he was living in that country. He was an orphan, and he was the child of a priest, blah blah blah. तो ये सारा कुछ आपने उसको बता दिया। अब जब ये सब कुछ होता है तो अब हमने आपने इम्तिहान भी लेना है आखिर। तो आपने एक MCQ का पेपर बनाया और उस पेपर पे लिखा हु वाज नील हार्वे, ABCD, अ ब्रिटिशर, अ पाकिस्तानी, एन इंडियन और स्विस। दूसरा सवाल, हाउ मेनी टाइप ऑफ मैनोमीटर्स आर देयर? 2, 3, 4. व्हाट इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर? मैक्सिमम प्रेशर द साइकिल, मिनिमम प्रेशर द साइकिल, और द मीन ऑफ इट। और एक बड़ा ब्रिलियंट सा लड़का था, तो उसने और एक लड़की थी, तो उन्होंने सारे के सारे सवालों का सही जवाब दिया। उनके 100 में से 100 नंबर आ गए। आपने उनको सर्टिफिकेट दे दिया। सर्टिफिकेट देने के बाद अगले दिन वो वार्ड में गए, तो उसने कहा जरा इसका ब्लड प्रेशर तो मेजर करना। तो वो उनको ब्लड प्रेशर के जो आला था उसका बटन ही खोलना नहीं आया कि वो लिड ऊपर कैसे होगी। तो ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया, दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस डेली विद अस। वी हैव अ लर्निंग ऑफ गोल, but the learning experience which we create is not matching with the learning goal. अगर learning goal ये था कि he should be able to record the blood pressure, then there was no need for lecture. Then there has to be a strategy which had to be related to the technique of recording of blood pressure. And then this third thing, assessment, has to be in alignment with this too. अगर लर्निंग गोल ये था कि उसको रिकॉर्ड करना आता है कि नहीं आता, तो MCQ का पेपर तो उसको उस मसले को हल ही नहीं कर रहा था। हमने ये तो नहीं कहा था कि उसको थियरी आती हो कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। इसका नाम है अलाइनमेंट ऑफ लर्निंग साइकिल। एंड दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट दिस। जब तक आपके पास पहले लर्निंग गोल्स बने हुए नहीं हैं, तो आप लर्निंग स्ट्रैटेजी का टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ही सही तरीके से नहीं करेंगे। और जब आप इम्तिहान लेंगे, तो जो भी इम्तिहान इसका लेंगे अपेंडिक्स का, तो 20% चीजें सिर्फ MCQ से चेक करनी है आपने। द रेस्ट 75 हैज टू बी चेक्ड बाय सम अदर टूल which actually checks the skill part of it, and 15% must be checking the attitude part of it. अदरवाइज आपका लर्निंग गोल अलाइनमेंट में नहीं होगा। अच्छा, हम ज्यादा से ज्यादा हमारा लर्निंग एक्टिविटी मोस्ट ऑफ द टाइम इज अराउंड हियर,
जिसकी मैं कई दफ़ा कहता हूं कि हाँ जी आज थर्ड ईयर आ गई है, हाँ जी आ गई, अमीन साहब जरा थर्ड ईयर को तो पढ़ा दें। मैं क्या पढ़ाऊं? जो मर्जी पढ़ा दो। फिर भी सर क्या पढ़ाऊं? जो मर्जी पढ़ा दो, जो केस जो थर्ड ईयर को पढ़ा दो। दिस इज हाउ एक्चुअली वी प्लान आवर थर्ड ईयर बैच। ऐसा है कोई फारक? हाँ जी साजिदा थर्ड ईयर को पढ़ा दो जाके। सर क्या पढ़ाऊं? कौन सा केस पढ़ा है? बेड वेरिकोस पढ़ा दो। अब जिसने आगे वेरिकोस पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो हमारी सारी एक्टिविटी यहां रिवॉल्व कर रही है। लेकिन थर्ड ईयर का बच्चा जो आया है, हमें 15 दिन पहले पता होना चाहिए कि बुध के दिन 9 बजे जो पढ़ाने आएगा उसको डॉक्टर साजिदा पढ़ाएगी और ये वाला टॉपिक होगा, और ये 3 मरीज पहले से हमने तैयार करके रखे होंगे। ये एक्सरसाइज हम काफी अरसे से अपनी सर्जिकल यूनिट्स के अंदर कर रहे हैं। तो अनलेस एंड अनटिल ये एक प्लान्ड एक्टिविटी नहीं होगी, उसका रिजल्ट बाजार होगा, स्पोरेडिक। कोई तो बड़ा अच्छा ब्रिलियंट निकल आएगा और कुछ बिल्कुल नहीं, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगी। इसलिए दिस हैज टू बी अलाइन। हम सिर्फ यहां रिवॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले यह होमवर्क होना बहुत जरूरी है और फिर इसका भी होमवर्क होना जरूरी है। और हमारा एमबीबीएस का इम्तिहान यहां आके खत्म हो जाता है, और अगर इस तीर को नीचे ले जाएं तो नीचे एक जबरदस्त किस्म की लाइन लिखी जा सकती है, होप फॉर द बेस्ट। हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाए, हमने लर्निंग एक्सपीरियंस दे दिया, हमने असेसमेंट कर दी, अगे अल्लाह जाने, अगे तेरे पागल अच्छी है, राइट, अगे तेरी किस्मत। उसके बाद वो मार्केट में जहां जाएगा जिस तरीके से होगा। लेकिन उसके बाद फिर हमें यहां आना है, विच इज एवेल्युएशन। एवेल्युएशन इज नॉट ऑफ रिजल्ट, एवेल्युएशन इज द प्रोसेस। कि कहीं लर्निंग ऑब्जेक्टिव खराब तो नहीं थे, कहीं टीचिंग स्ट्रेटेजी में कोई गड़बड़ तो नहीं थी, और एवेल्युएशन के नतीजे में एक फीडबैक जनरेट होगी, एंड दैट फर्दर कंटिन्यूज द साइकिल। वी मे हैव टू रिवाइज आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, वी हैव टू रिवाइज आवर लर्निंग स्ट्रेटेजीज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारे के सारे सेगमेंट इंशाल्लाह काजी साहब कंटिन्यू करेंगे इस सारे को। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी वर्कशॉप्स प्लान हैं। आज हम सिर्फ इस पर बात करेंगे, क्योंकि अ टीचर इज नॉट कंप्लीट अनलेस एंड अनटिल ही डज नॉट पोजेस और शी डज नॉट पोजेस द स्किल्स फॉर असेसमेंट। इसमें यह बड़ा समझना जरूरी है। आप अपना जितने भी एग्जामिनर्स यहां बैठे हुए हैं, थोड़ी देर के लिए गौर करें कि जो लास्ट आपने वाइवा लिया था, क्या आपने ये चेक किया था या ये चेक किया था? मेमोरी चेक की थी कि कॉम्पिटेंस चेक की थी? मेमोरी चेक की थी। मैं आपको सर्जरी की अपनी मिसाल देता हूं। ये मेरी कैंडिडेट है, स्टूडेंट आई, अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ। हाँ जी, कैसी तैयारी थी? ठीक हो? गुड, टेंशन तो नहीं है? शाबाश। ये बताओ कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस? इसने कहा ब्ला 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 ब्ला। ओके, वेरी नाइस। हाउ विल यू ट्रीट थायरोटॉक्सिकोसिस? ने कहा अच्छा। व्हाट इज द सर्जरी व्हिच यू परफॉर्म? ओके, व्हेन विल यू परफॉर्म? अच्छा, ओके। व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस इन थायरोटॉक्सिकोसिस? ने कहा जी ये। ओके, ये बताओ, चलो ये अच्छी लड़की लगती है, इसको बड़ा अच्छा आता है, मुश्किल सवाल पूछते हैं। व्हाट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ थायराइड? उसने कहा जी स्वीट थायराइड आर्टरी, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। नहीं, 30% में एक और भी आर्टरी होती है। अच्छा, उसने कहा थायराइड ईमा आर्टरी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, व्हेन यू डू थायराइडेक्टमी स्टिल इट ब्लीड्स although we ligate all 3 arteries? She was an extraordinary. इसने कहा सर वो इसोफेगल आर्टरीज भी होती हैं जो नीचे से सप्लाई करती हैं ट्रेक। वेरी नाइस, ब्रिलियंट है भाई ये तो। एंड डिस्टिंक्शन एंड शी गोज आउट। ये क्या चीज टेस्ट हुई है? इट्स ओनली मेमोरी। इट विल नॉट गिव यू अ गारंटी दैट शी एक्चुअली कैन मैनेज अ पेशेंट विद थायराइड डिजीज। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि असेसमेंट इज नॉट ऑफ द मेमोरी। मेमोरी असेसमेंट इज जस्ट दिस मच। ये नहीं कि मेमोरी की करनी नहीं है असेसमेंट, बट दिस हैज टू बी जस्ट टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में जितनी इजाजत है बस उसकी करनी है, राइट? तो ये एक ज़हन में रखिएगा। फिर कॉम्पिटेंसी क्या होती है? कॉम्पिटेंसी ये असेसमेंट के इट्स अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड रिलेटिव टू सम नोन ऑब्जेक्टिव और गोल। यानी जो आपने गोल बनाया हुआ है। और जो कॉम्पिटेंसी होती है वो ये होती है द एबिलिटी टू हैंडल अ कॉम्प्लेक्स प्रोफेशनल टास्क बाय इंटीग्रेटिंग द रेलेवेंट कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव स्किल्स। लिहाजा जब आप कहते हैं ही इज एबल टू डू दैट, ये है कॉम्पिटेंसी। उस कॉम्पिटेंसी का एक कंपोनेंट है मेमोरी, और उसका एक कंपोनेंट है स्किल, और उसका एक कंपोनेंट है उसका एटीट्यूड और बिहेवियर। और जैसे अब हमारे जो बेसिक साइड के दोस्त बैठे हुए हैं, ये कहेंगे कि हाँ हमारे केस के अंदर हमारा 70% कंपोनेंट जो है वो है कॉग्निशन, तो ऑब्वियसली देन दे विल बी डूइंग मोर एमसीक्यूज। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एनाटॉमी के नॉलेज के अंदर स्किल का और साइको और एटीट्यूड का कोई रोल नहीं है। दैट मे बी दैट इज अ स्मॉलर रोल। तो ये जहन में रखना बहुत जरूरी है कि असेसमेंट इज नॉट ओनली ऑफ मेमोरी, असेसमेंट इज ऑफ कॉम्पिटेंस।
एंड दिस हैज टू बी असेस्ड। ये बड़ी जबरदस्त है मिलर्स ट्रायंगल। हालांकि रिसेंटली एक आर्टिकल मैंने इस दफा के टीचर में पढ़ा है जिसमें देयर हैज बीन अ मॉडिफिकेशन ऑफ मिलर्स ट्रायंगल, लेकिन बहरहाल अभी जब तक वो प्रॉपर नहीं गाइडलाइन नहीं बनती तो यही है, ये बड़ा समझना जरूरी है। ये कॉम्पिटेंसी जो होती है ना, उसका पहला लेवल होता है नोज। कैटरिक का आपने ऑपरेशन करना है तो उसको पता तो हो कि लेंस कहां पड़ा हुआ है, उसमें क्या हो जाता है, क्या केमिकल चेंजेस आ जाती हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आ जाती हैं, जिसकी फिर रिफ्रैक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो नोज ये पहला लेवल है। और दूसरा लेवल है नोज हाउ, विच मीन्स कि उसकी जस्टिफिकेशन भी उसको पता है। इफ bilirubin is more than 2, what will happen to the eyes? They will become yellow. ये nose है। Why they become yellow? This is nose how. ये अगला स्टेप है एनालिसिस का। उसके आगे जाएं तो फिर shows how। देखिए यहां से ना स्किल शुरू हो जाती है, shows how, और उसके बाद होता है does। ये मुमकिन नहीं है जब तक कॉग्निशन और स्किल्स और एटीट्यूड ना, क्योंकि व्हेन यू डज तो वो उसके लिए एटीट्यूड भी साथ अटैच हो जाता है। तो ये बुनियादी तौर पे कंपोनेंट्स हैं। लिहाजा जब भी आप कोई वाइवा ले रहे हैं, कोई भी इम्तिहान ले रहे हैं और उसको जब डिजाइन करते हैं तो डिजाइन करने में ये सारे कंपोनेंट होने जरूरी हैं। वेदर वी असेस दैट ही नोज, वेदर वी हैव असेस्ड दैट ही नोज हाउ, एंड वेदर शोज, एंड वेदर ही डज इट और नॉट। देखें ये कॉग्निशन है जैसे मैंने आपको अर्ज किया, और ये बिहेवियर है, स्किल्स और बिहेवियर। इसको फर्दर जरा मैं समझाने के लिए, ये देखिए ये नोज, ये नॉलेज, ये कॉम्प्रीहेंशन, ये परफॉर्मेंस और ये एक्शन। और फर्दर समझने के लिए ये कॉग्निशन और ये बिहेवियर। इस सारे को आप इससे चेक कर सकते हैं, रिटन, ओरल, कंप्यूटर बेस। इसलिए जितना कंपोनेंट इसका है उसके बकदर ही एमसीक्यूज एंड शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए। सारे के सारे को इससे नहीं चेक कर सकते। और इसको चेक करने के लिए आपको हैंड्स ऑन असेसमेंट की कोई परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। फर्दर मैं आपको अर्ज करता हूं, शायद इसमें इसको आप एमसीक्यू से कर सकते हैं और इसको भी एमसीक्यू से कर सकते हैं, बशर्ते के एमसीक्यू एक बहुत अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाए। अगर एमसीक्यू अच्छे तरीके से, एक मिसाल मैंने वो पिछले दिनों भी अपनी एक टॉक में दी थी, उसी को दोबारा मैं रिपीट करता हूं, शायद आपने नहीं सुनी हो, कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? इसका क्या जवाब है सर? इस्लामाबाद। अब एक और सवाल है दूसरा, एक मुल्क है जो कि बर्रे सगीर का मुल्क है, जिसका प्रिडोमिनेंट मजहब इस्लाम है, उसका दारुल हुकूमत का क्या नाम है? इस्लामाबाद। 1940 और 1950 के दरमियान जो मुल्क आजाद हुए उनमें से एक मुल्क इलाकाई या जबान के बुनियाद पे आजाद नहीं हुआ बल्कि नजरिए की बुनियाद पे आजाद हुआ, उसके दारुल हुकूमत का क्या नाम है? तो all three have the same answer, but question number 1 is assessing the memory। कि ये बताइए कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत क्या नाम है? अच्छा मैं याद करता हूं, टर्की का ये है, फलाने का ये है, फलाने का ये है, फलाने पाकिस्तान का ये, इस मेमोरी। दूसरा जो सवाल है वो थोड़ी सी कॉम्प्रीहेंशन को करता है, तीसरा वाला एनालिसिस को चेक करता है। इन सारों को हम C1, C2, C3 कहते हैं। इनफैक्ट C4, C5, C6 भी है जिसमें सिंथेसिस। C6 तक भी एमसीक्यूज बन सकते हैं जिनके अंदर आप केस सिनेरियोज डाल के वो बनाते हैं, जिसमें आपने ना सिर्फ ये कि मेमोरी यूज करनी है बल्कि उसको एनालिसिस करना है, बल्कि कंपेरेबल नॉलेज की बेस के ऊपर रिड्यूस करना है और फिर अपना आइडिया भी बनाना है। यू कैन ऑल डू दैट, बट इट इज वेरी वेरी टेक्निकली challenging to make these type of MCQs. But C1, C2, C3 you can easily make as I have just suggested, right? तो ये वाला तक तो यहां हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा, जिसके लिए ये OSCE और OSTI is Objectively Structured Assessment of Teaching Skills, जो MCPS HP मेडिकल एजुकेशन में इम्तिहान होता है उसे OSTI कहते हैं।
इस तरह ऑस्पी है, ऑस्की है, तो ये इस तरह एक स्किल्स का भी एग्जाम होता है, जो एग्जामिनेशन जो ऑपरेटिव स्किल्स के लिए भी उसका कुछ तरह का नाम है। तो ये सारे कुछ इस तरीके से किए जा सकते हैं। डॉप्स इस तरीके डायरेक्टली ऑब्जर्व क्लिनिकल प्रोसीजर। और जो डज है ना, जिसमें यह पता लगा कि अब तो वो ब्रेन ट्यूमर कर ही लेगा, आपने सर्टिफिकेट दिया तो भैया कर लेगा, अगला मरीज दे दो इसको बेशक। इसके लिए इट इज नॉट पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल वी ट्रायंगुलेट इट, नॉट बाय वन टेस्ट, बाय मेनी टेस्ट्स, ट्रायंगुलेट इट इन्वॉल्विंग, जिसका सबसे बेस्ट तरीका है 360 डिग्री एवेल्युएशन, जिसमें आप उसके सुपरवाइजर से पूछें, आप उसके जूनियर से पूछें, आप स्टाफ नर्स से पूछें, आप जो स्ट्रेचर लेके जा रहा था उससे पूछें, आप उसके मरीजों से पूछें, थिएटर के वार्ड बॉय से भी पूछें, क्योंकि आपने एटीट्यूड भी चेक करना है, आपने रवैया सब कुछ चेक करना है। इसको कहते हैं 360 डिग्री इवैल्यूएशन। एंड देन डिपेंडिंग कि किस बंदे की कितनी वैल्यू है एकेडमिकली, उसके आप नंबर रखें। जैसे सुपरवाइजर के फॉर एग्जांपल 75 हो, जिसके साथ काम किया 4 साल, उसके 75 हो। जो स्टाफ नर्स है, फर्ज करें स्किल इस किस्म की है कि वो मुतल्लिक है नर्सिंग स्टाफ के साथ, तो उसके भी नंबर होंगे, हत्ता कि मरीजों के भी नंबर होंगे। अब इसके लिए जो सबसे अहम चीज है वो हमारी ईमानदारी का लेवल है। क्या सुपरवाइजर ईमानदारी से कह देगा कि ये भाई कॉम्पिटेंट नहीं है, या ये है कि वो कहेगा हाँ ये कॉम्पिटेंट है, और सुनने वाले सब लोग ये कहेंगे हाँ ये बिल्कुल कॉम्पिटेंट है, क्योंकि इसके सुपरवाइजर ने कह दिया है। अब पूरी दुनिया के अंदर इसकी है, अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू रेज आवर लेवल ऑफ मॉरल इंटेग्रिटी, वी हैव टू रेज आवर मॉरल स्टेटस, एंड वी हैव टू अपनी जो इंटेग्रिटी है उस सारे को हमें मेंटेन। इसीलिए शायद हमारे इम्तिहान के अंदर कुछ ऐसी चीजें रखी गई हैं, जैसे मेरे जाती ख्याल के अंदर एमबीबीएस के इम्तिहान के अंदर 80% वेटेज इंटरनल असेसमेंट की होनी चाहिए, 80% असेसमेंट, क्योंकि आपके पास 1 साल रहा है, डॉक्टर सबाहत के पास वो 1 साल रहा एनेटमी में सारा, इन्होंने सब स्टेजेस ली, इन्होंने देखा, इन्होंने टेस्ट किए, इन्होंने कहा मेरे ख्याल में इसको आता है। यूनिवर्सिटी कौन होती है कहने वाली कि इसको नहीं आता? दैट शुड बी एनफ। और ये दुनिया में ऐसा हो रहा है, और जहां दुनिया में ऐसे हो रहा है वहां सबसे प्लेजरेबल टाइम स्टूडेंट की लाइफ के अंदर दैट इज एग्जामिनेशन टाइम, बिकॉज ही ऑलरेडी नोज आई हैव स्कोर्ड 75% एंड द पास परसेंट इज 60%। और आपको पता होगा कि अमेरिका के अंदर बोर्ड सर्टिफाइड एंड बोर्ड एलिजिबल आर सेम एज फार एज जॉब इज कंसर्न। आखिर में सिर्फ एक ठप्पा लगना होता है, अदरवाइज जिसको सुपरवाइजर ने कह दिया ये बोर्ड एलिजिबल है उसको आता है। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने एक पेशेंट को लिवर पैल्पेट करना सिखाना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, तो आपने किया, उसने भी किया, फिर आपने उसको अगले दिन चेक किया कि कहीं वो ये तो नहीं भूल गया कि अपर लिमिट भी पैल्पेट करनी होती, परकस करनी होती है, उसने सही किया। फिर उसने 5 आपने केस दिखाए, जिसमें एक में टेंडर था वो ढूंढ लिया, एक में नोडुलर था वो ढूंढ लिया, एक में श्रंकन था वो ढूंढ लिया, वो सारे ढूंढ लिए उसने, और आपके वार्ड के अंदर ढूंढ लिया। अब उसका इम्तिहान लेने की क्या जरूरत है? यू हैव सर्टिफाइड दैट ही न्यू इट। तो जैसे जैसे हमारा इंशाल्लाह लेवल होगा, और मेडिकल एजुकेशन में मैं आपको यकीन दिलाता हूं बहुत तब्दीलियां आ रही हैं। जी, हाँ, अप्रेंटिसशिप मॉडल, जिसका छोटा मॉडल है ना। नो, वी आर टॉकिंग अबाउट असेसमेंट। अप्रेंटिसशिप मॉडल के अंदर तो पूरा एजुकेशनल एक्टिविटी उसके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन इसके अच्छा, और उसके अंदर स्टैंडर्डाइज कोई चीज नहीं होती, वो डिपेंड करता है। इसका छोटा मॉडल उसे कहते हैं। छोटा नहीं होता, छोटे 25-12 की पाना लेके आ, उसको एक्चुअली नाम छोटा मॉडल उर्दू में ना, अप्रेंटिसशिप मॉडल। वो डिपेंड करता है उस्ताद के ऊपर। अगर अच्छा उस्ताद मिल गया, तो किसका पट्टा है? वो कहते थे मैं उस्ताद बशीर का पट्टा हूं। वाह वाह वाह, उस्ताद बशीर की क्या बात थी। तो जो उस्ताद बशीर था, अच्छा, लेकिन कोई कमजोर उस्ताद हो गया तो वो कमजोर हो गया। जो अप्रेंटिसशिप मॉडल है उसके अंदर प्रॉब्लम यह था कि इट वाज नॉट अ स्टैंडर्डाइज्ड मेथड, इट डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन। हम जिस चीज की बात कर रहे हैं दैट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल। वो शुजात साहब होंगे, नासिर साहब होंगे, जुल्फकार साहब होंगे, शाहिद साहब होंगे, कोई भी होगा ऑर्थोपेडिक सर्जन एक ही तरह का निकल के आएगा बाहर, विद सम ह्यूमन वेरिएशन, लेकिन प्रोडक्ट एक मिनिमम स्टैंडर्ड पर एक ही तरह से होगी, राइट? तो इसलिए अब मैं जो आपसे अगली बात करने चाह रहा हूं, जो हमारे काम से मुतल्लिक है, वो ये है, ये दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए।
मेरा सवाल यह है कि सारे में वाइवा किधर है? हाँ, तो वो किधर है वाइवा? वाइवे की कहीं की मॉडर्न उसमें जरूरत ही नहीं है, राइट? और हमारे यहां सबसे बड़ा जो टूल है ना पुत्र, वाइवा तो मेरे को देना ही ना, वाइवा तो मेरे पास आना ना। तुमने लड़ाइयां होती हैं इस बात के ऊपर, उसको हमने नहीं बनाया, मुझे मैंने वाइवा लेना था। आखिर वाइवा लेने से ही तो फिर बंदे को पता लगता है मैं एग्जाम। एक्चुअली इन माई ओपिनियन वाइवा डजंट स्टैंड एवरीवेयर। अगर आपने बाकी सारे प्रोसेस कर लिए हैं, हम फिर क्यों वाइवा? अच्छा, फिर वाइवा की रोल क्या है? ये नहीं कि वाइवा का रोल नहीं, उसका रोल है इसमें। नंबर 1, आपने थीसिस लिखा है, रिसर्च प्रोजेक्ट किया है, आपने अपना एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया है, आप एक नई प्रपोजल बना के लाए हैं, देन वी हैव टू जज कि भाई आपने जो बनाई है खुद बनाई भी है कि नहीं बनाई। आपको क्लियर है कि ये रिसर्च ठीक हुई थी, आपको उसके इंक्लूजन क्राइटेरिया एक्सक्लूजन क्राइटेरिया का पता है, आपको उसकी लिमिटेशन डिलिमिटेशन का पता है, उसका इंपैक्ट का पता है, ये वाइवा है। इसके अलावा वाइवे का रोल नहीं है। लेकिन हम वाइवे पर आज इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम में जब तक हमारा ईमानदारी का लेवल उस लेवल पर नहीं आता कि पूरा का पूरा सोसाइटी, पूरा का पूरा सिस्टम हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सके, उस वक्त तक हमें वाइवे को रखना पड़ रहा है। लेकिन अब मैं आपको यकीन दिलाता हूं हमारी अपनी जिंदगियों में यह खत्म हो जाएगा, अबॉलिश हो जाएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो रही हैं, लोग बहुत बेहतर हो रहे हैं पहले से, मेरा यह पक्का यकीन है। थिंग्स आर गेटिंग बेटर। अब अपने इदारे को देख लीजिए, 15 साल को देख लीजिए और अब देख लीजिए कहां से कहां पहुंच गया। यहां से लाहौर आप जाएं, सड़क के ऊपर यही सड़क थी जिस पे 15 साल पहले जाते थे। अब बैंकों में जाएं, यही बैंकें थी जिनमें आप जाते थे। तो तमाम चीजें इंप्रूव हो रही हैं। हमें ऐसे खामखाना मीडिया के ज्यादा होने की वजह से खौफ आ रहा है कि चीजें डिटीरियरेट हो रही है, बड़ा निजाम खराब हो गया, तौबा तौबा तौबा, एक जमाने में गुड़ की रोटी खा लेते थे, सुकून से सो जाते थे। इस तरह की मिसालें इमोशनल दे के हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि जमाना खराब हो रहा है, लेकिन जमाना खराब नहीं हो रहा, बहुत इंप्रूव हो रहा है। सिर्फ ये कि हमें हमारा नॉस्टैल्जिया हमें तंग कर रहा है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं इंशाल्लाह हम अगर इसके साथ एट पेस नहीं चलेंगे तो हम कुचले जाएंगे, लेकिन रफ्तार से जमाना उसी तरह से चलता रहेगा। हमें इसके साथ पेस, हम कन्वेंशनल तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते रहेंगे ना, हम कुचले जाएंगे, लेकिन जमाना नहीं रुकेगा, वो चलता जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना, ये बात। तो मैं ये स्किप करता हूं क्योंकि ये वो सारी बातें कि क्या कुछ है। और वाइवा हम सिर्फ अगले आधे घंटे के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि जब तक वाइवा हमारे पास है हमने उस वाइवा को कैसे कंडक्ट करना है ताकि वो पर्पस पूरा हो जाए जो अलाइनमेंट ऑफ लर्निंग साइकिल के साथ अटैच था। वाइवे में जो सवाल पूछा जा सकता है वो ये है कि अपनी आर्गुमेंट को आप जस्टिफाई करें, जो आपने थ्योरी में कवर नहीं की उसके बारे में पूछना, वगैरह वगैरह। इसको मैं स्किप करता हूं। लिहाजा जब तक जो हमारा कन्वेंशनल वाइवा है ना, जिसमें एक बंदा, हमारा वाइवा क्या होता है, मुझे कितने साल हो गए अब, 33 years ऑफ अटैच्ड विद सर्जरी। मुझे कोई कहे कि FCPS पार्ट 2 का तुमने FRCS का वाइवा लेना है, मैं कहूंगा मुझे तैयारी की क्या जरूरत है, क्या पूछूं, जो मैं पूछ लूंगा। और अंडर ग्रेजुएट तो बात ही कुछ नहीं है। तो हम आप इधर आ गया, द मोमेंट ही एंटर्स और शी एंटर्स, हमारे जहन में कुछ प्लान नहीं है कि मैंने क्या पूछना। जैसे काई साहब ने अभी मेंशन किया था, कुछ नहीं प्लान। अचानक मुझे ख्याल है, हाँ भाई ये बता भाई अल्सरेटिव कोलाइटिस में और क्रोन्स डिजीज में क्या फर्क है। अब हमारे जहन में एक लिस्ट, ये फर्क है सर, ये फर्क है, ये फर्क है, शाबाश शाबाश शाबाश। अगर नहीं बताओगे तुझे इतना भी नहीं पता, राइट। इस तरीके से एक और सवाल पूछा, ये बताओ कि अपना माइटल स्टीनोसिस के अंदर प्री सिस्टोलिक एक्सेंचुएशन और मिड डायस्टोलिक मर्मर में क्या फर्क है। अच्छा, अगर प्री सिस्टोलिक, अच्छा हमने कहा यार ये बड़ा लायक है यार, इसको तो ये भी पता है, और इस पर हमने डिसाइड कर दिया, या इसको तो यार ये भी नहीं पता, राइट। ये जो कन्वेंशनल वाइवा है, दिस हैज टू बी चेंज टू अ स्ट्रक्चर्ड वाइवा। और आई एम श्योर कि आप काफी, मैंने आपकी समा खराशी की है, ये अगले हम 20 मिनट में इस बात को खत्म कर लेंगे। आप तवज्जो से सुनिएगा कि हम अपने सिस्टम में वाइवे को स्ट्रक्चर्ड कैसे कर सकते हैं। वो उसका तरीका ये है। स्ट्रक्चर्ड वाइवा क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड वाइवा ये होता है, द पर्पस ऑफ दैट इज टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज एंड नॉट टू ट्रैप द स्टूडेंट। It is to have an unbiased and objective system, to find what he knows and not what he does not know, to judge him on minimal, which means passable standards, कि इस लेवल तक आ जाए तो पास हो जाएगा,
Judge him in the area to be judged. Viva is not to judge his character, appearance and moral values. वाइवा में तो कपड़े किस किस्म के पहन के आ गए? तो वही बंदा ना जिसने क्लास में सीटी बजाई थी एक दफा, ये तुम वही हो जो उसमें पकड़े गए थे। वाइवा इज नॉट फॉर दैट पर्पस। ये एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उसको जज करना है, उसको जलील करने के लिए थोड़ी आपने वाइवा बुलाया गया, और उसके पास्ट को चेक करने के लिए तो नहीं बनाया। अगर पास्ट में एक बंदा सीटियां बजा रहा था तो आपके टीचिंग सिस्टम के अंदर कोई फ्लॉ था जिसकी वजह से ऐसे हुआ था। रिवॉर्ड हिम अप्रोप्रिएटली, और ये एक बड़ी जबरदस्त, रिवॉर्ड हिम अप्रोप्रिएटली बिकॉज वाइवा इज नॉट अ पनिशमेंट प्लेटफॉर्म, इट्स अ रिवॉर्डिंग प्लेटफॉर्म। मतलब हमारे एक बहुत सीनियर थे, वो एक्सटर्नल एग्जामिनर आए तो उन्होंने एक वाइवा लिया, मैं साथ बैठा था, कहने लगे लैब ये वाइवा बड़ा चंगा होया है, इनू मैं जावेद 80 नंबर देने हैं 100 चो। मैं कहा 100 क्यों नहीं? 100 तो मैं भी नहीं ले सकता अगर जो मैं भी वाइवा दवा। ये क्या बात हुई? जब उसने सब कुछ बताया, गिव हिम 100 मार्क्स। वाइवा इज अ रिवॉर्डिंग। ये एक जमाना था ना अल्लामा इकबाल पर मजमून लिखें, अल्लामा इकबाल के मजमून पर 70 से पूरा नंबर दिए ही नहीं जा सकते। ये तो नहीं आपसे पूछा जा रहा है। देयर इज एन ऑब्जेक्टिवली स्ट्रक्चर्ड थिंग। इफ समवन डिजर्व्स 100 मार्क्स, गिव हिम 100 मार्क्स। समवन डिजर्व्स 50, गिव हिम 50 मार्क्स। एन ऑब्जेक्टिव थिंग। तो ये सारी है बातें। अच्छा, अब ये है, ये मैं स्ट्रांगली इसको बिलीव करता हूं कि फेलियर इन वाइवा इज अ फेलियर ऑफ अ टीचर। आपके पास रोटेशन पे भी वो आया, 2 साल पढ़ा, आपने लेक्चर भी लिए, आपने पढ़ाया भी, और फिर आप कहें कि जी इन तो गायनी दा, इन तो पता ही नहीं, पोस्ट ऑपरेटिव फलान दा पता ही कोई नहीं। दैट मीन्स इट इज नॉट हिज और हर फेलियर, दिस इज आवर फेलियर। फेलियर इन वाइवा इज फेलियर ऑफ टीचर. Teacher was not able to detect it during that whole course that this is a deficient student. In my opinion, the result of a medical college where students come after securing 1100 marks should be 100%. There is no capacity of a single supply in a medical student, in my humble opinion. अच्छा जी, बात खत्म हो रही है। अब ये बनाना कैसे है वाइवा? इसके बनाने का पहला तरीका यह है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी और हमें एक डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा जिसका नाम है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत खुशी होगी कि हमारे कॉलेज के अंदर बेसिक साइड में यह पूरी एक्सरसाइज की जा चुकी है। फिजियोलॉजी के अंदर एनाटमी हम गए थे, सारे मेडिकल डिपार्टमेंट सब लोगों से बात की, जैसे मैडम इरम को पता है, तमाम डेमोन्स्ट्रेटर्स को बिठा लिया सामने। उन्होंने इंटरनली कैसे किया मुझे नहीं मालूम, हर चैप्टर को ले लिया, उस चैप्टर के मिनिमम असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स बना लिए। यानी ये 10 चीजें अगर इसको नहीं आती तो उसको ये चैप्टर नहीं आता। इसका नाम है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब आपके रेट में कितने हैं चैप्टर फॉर फर्स्ट ईयर? हाँ 7। तो देखिए 7 है, नर्व एंड सेल, नर्व एंड मसल, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन ओके सर्कुलेशन एंड, बट इन सारों के आपने बना लिए और आराम से बैठ के टेक्निक एंड यू विल डिसाइडेड, आपने खुद फैसला कर लिया कि ये 10 बातें अगर नहीं आती तो ये चैप्टर नहीं आता। इसका नाम है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव। इनको अब आपने अकॉर्डिंग टू दी प्रायोरिटी तरतीब से कर लिया। मसलन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? मरहूम गुलजार साहब अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनके सारे वाइवा इस तरह शुरू होते थे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? टू पंप द ब्लड। ओके, हाउ डज इट परफॉर्म्स इट्स फंक्शन? वो कहते हैं जी बाय डूइंग दिस। ओके, व्हाट इज एट्रियम? वो एकदम ऊपर बिल्ड करते जाते थे, बिल्ड करते जाते थे, राइट? और एक जगह पर आकर वो कट ऑफ लाइन आ जाती थी जिस पे पता लगता था ये पास है। फिर वो जितना ऊपर जा सकता था ऊपर चला जाया करता था, राइट? तो आपने जो हर चैप्टर के 10 सवाल तैयार किए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में आप तब्दील कर दें, आसान, और उनको नंबर दे दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आपको ये में मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह आपका गायनी का जैसे है, फर्ज करें आपका एक चैप्टर है प्रेगनेंसी, अनीमिया इन प्रेगनेंसी, एक कॉमन टॉपिक है ना अनीमिया इन प्रेगनेंसी, तो उसके अंदर ये 10 बातें अगर नहीं पता तो उसको नहीं आता। उन 10 बातों को डिफिकल्टी के हिसाब से उसको तरतीब दे दें। लिहाजा आपके पास एक पूरे कोर्स का बन जाएगा जिसमें 10 सवाल 10 सवाल 10 सवाल 10 सवाल 10 सवाल, ठीक? अच्छा, जब आपने पढ़ाते वक्त नर्व मसल का चैप्टर खत्म किया
तो आखिरी 5 मिनट में उन्हें कहें ये मैंने डिस्प्ले कर दिया, फोटो खींच लो, दीज आर दी असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर चैप्टर एंड डोंट मेक इट अ सीक्रेट, जस्ट गिव इट टू द स्टूडेंट. These are the 10 assessment objectives of the chapter. If you don't know this, that means you have not read it. और ये सेशन के शुरू में आप जब चैप्टर पढ़ाया तो उनके हवाले कर दें. अब all of them know that they will be judged on these assessment objectives. जब वो इम्तिहान कमरा इम्तिहान में वाइवे में आएंगे, उनको पहले से पता होगा कि आप उनसे क्या पूछने जा रहे हैं. और यही आपका पर्पस था कि उनको वो आ जाए. इस तरीके से पूरी एक डॉक्यूमेंट बना लें. अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं बनी हुई तो स्ट्रक्चर्ड वाइवा नहीं हो सकता. तो आप भी मेहरबानी करके जितने हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स बैठे हैं, तो अभी अगले इम्तिहान से पहले अपनी एनाटॉमी की कर चुके हैं हम एक्सरसाइज. देखो सबाहत, थैंक यू वेरी मच. और ख्वाजा साहब ने भी बनाया हुआ था. इरम और सर बैठे हैं, अपना फिजियोलॉजी वाले सर हैं, और अपना इन्होंने सबने मिलकर पूरी टीम ने बनाया सारा. तो इस तरीके से पैथोलॉजी में भी मैडम अस्मा ने मुझे बताया था कि दे हैव डन दिस एक्सरसाइज. तो हम सारे क्लिनिकल डिपार्टमेंट वाले भी इस सारी एक्सरसाइज को कर लें और एक बन जाए. अब क्या करना है आगे देखिए. अब आपने ये करना है, ये मैंने बताया आपको. इसमें देखिए, आप देखते रहिए. टेक अ चैप्टर एंड लिस्ट द टॉपिक इन ईच चैप्टर विच आर एसेंशियल टू नो, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी एंड ड्रॉ अ कट ऑफ लाइन. उसके दरमियान में एक कट ऑफ लाइन लगा दें कि यहां तक अगर नहीं पहुंचा ना तो ये चैप्टर नहीं उसको आता. पास फेल का नहीं पता, ये वाला चैप्टर नहीं आता. राइट? अच्छा, अब आप ये करें स्ट्रक्चर के. सबसे पहले एक अहम चीज है कि आप कैलकुलेट करें कि आपके कितने स्टूडेंट हैं. आज के दिन कितने स्टूडेंट आएंगे? नॉर्मली कितने आते हैं बेटा? सबाहत कितने आते हैं? 25 आते हैं. टाइम कितने बजे शुरू होता है? 1.5 आवर. नहीं, वाइवा का टाइम 1 घंटे में 25 स्टूडेंट. नहीं, मेरा कहने का मतलब है जितना भी टाइम है आप फैसला कर लें कि एक कैंडिडेट को 3 मिनट देने हैं, 4 मिनट देने हैं, 5 मिनट देने हैं, 6 मिनट देने हैं, 10 मिनट देने हैं, जितने. अच्छा, अब जिसको जितने मिनट देने हैं उसको उतने ही मिनट देने हैं. ये नहीं कि एक सौ जा वो बाहर का बड़ा अच्छा हुआ है, वो एक आ गया, आ ही नहीं रहा, मुझे तो यार बड़ा पूछा. और आपको याद, आप में से बहुत सारे लोगों ने इम्तिहान दिए हैं, सबने इम्तिहान दिए हैं और भी देंगे जिंदगी में. तो इम्तिहान देते वक्त इम्तिहान देने वाले को टाइम का बिल्कुल पता नहीं होता. मुझे याद है जब व्हेन आई हैड अ पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यू लास्ट टाइम, तो व्हेन आई केम आउट आई रियलाइज इट वाज 1 hour and 5 minutes. लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे पता ही नहीं है. एंड सम टाइम इट बिकम्स सो लॉन्ग. महीने वसल के घड़ियों की मानंद उड़ते जाते हैं, मगर घड़ियां जुदाई की गुजरती हैं महीनों में. तो ये हमें टाइम का जो है ना, स्टूडेंट के लिए बड़ा अहम वो रिकॉर्ड कर रहा होता है ये सारी चीजें. तो पहली बात याद रखिए कि अब से ऑनवर्ड हमारे वाइवे का एक स्पेसिफिक टाइम है. आपने वो टाइम उसको देना ही देना है. और उसके लिए मेरी बेसिक साइड वालों से रिक्वेस्ट होगी कि आप उस वाइवे को पहले रिहर्स करें अपने डेमोस्ट्रेटर्स के ऊपर, जिनको लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 दिन पहले बता दें. उन्हें क्या, कल आपका वाइवा होगा और वाइवा करके आप उसको रिहर्स करके देख लें कि 5 मिनट में आप किस लेवल तक जा रहे हैं. इसको पहले रिहर्स कर लें आप. ओके? अच्छा, अब आपने टाइम कर दिया. उसके बाद अब आपके सामने फर्ज करें 7 चैप्टर थे, तो 7 चैप्टरों के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पड़े हुए हैं. अब आप पहले चैप्टर में से नंबर 1 वाला सवाल उठा लें, दूसरे में से नंबर 2 वाला उठा लें, तीसरे में से नंबर 3 वाला उठा लें, चौथे से नंबर 4 वाला और 7 में से नंबर 7 वाला. ये एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस बन जाएंगे. और जो दूसरे में से पहले नंबर वाला दूसरे से उठा लें, दूसरे नंबर वाला किसी और से उठा लें, तीसरे नंबर वाला किसी और से उठा लें. और इन अदर वर्ड्स, क्रिएट एंड नॉट इक्वल लिस्ट्स बट इक्वेटेबल लिस्ट्स. दे आर इक्वेटेबल. वो डिफिकल्टी का जो लेवल चैप्टर 1 में था उसी के कंपेरेबल एक सवाल किसी ना किसी चैप्टर से मौजूद है. इन अदर वर्ड्स, यू विल हैव नाउ, और फिर ये है, मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस विद असेंडिंग डिफिकल्टी, मेक इक्वेटेबल लिस्ट. और इसका लिटरेचर ये कहता है कि अगर n इज 100, आपके स्टूडेंट 100 हैं, तो 10 इस तरह की लिस्टें आपके पास होनी चाहिए. 10 इस तरह की. और तीसरी अगली बात यह है कि 5 बंदों के बाद आप पहली लिस्ट रिपीट कर सकते हैं. इस तरह तमाम स्टूडेंट से वो जो एक फेमस डायग्राम है, कैन यू सी दिस? दिस इज योर कैरिकुलम.
दिस इज योर करिकुलम एंड दिस इज योर एग्जाम। ये करिकुलम कितने साल का था? 2 साल का या 1 साल का, और ये इम्तिहान कितनी देर में हुआ है? 1.5 घंटे के अंदर। तो अगर आपका एग्जाम जो है वो एक्चुअली ये है कि आपको बहुत पसंद है यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो आपने पूछा ही अल्सरेटिव कोलाइटिस, बस ये पूछा, चल जा पास, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पूरे के पूरे कैरिकुलम को आपने जज कर लिया? आपने एक देग पकाई, अब मेहमानों को देग खिलानी है, तो यू हैव टू बी 100% श्योर कि सारे चावल पके हुए हों। ये तो नहीं कि एक तरफ से चमचा निकल तो वो पक्के थे तो आपने कहा पूरी देग पक्की होगी। तो जब हम इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वाइवा बनाएंगे, योर एग्जाम विल एक्चुअली बी अ मिनिएचर ऑफ द होल कैरिकुलम। इट विल बी मिनिएचर ऑफ द होल कैरिकुलम एंड इट विल बी हैविंग इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम ऑल द थिंग्स। और आपकी सब्जेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी इसमें। लेकिन है सब्जेक्टिविटी इसलिए होगी कि बनाया तो आपने नहीं है, लेकिन यह नहीं होगा कि आपकी पर्सनल लाइकिंग डेवलप हो जाएगी। इस मुंडे को सवाल पूछ लिए, इधर को नहीं पूछना, ऐसा नहीं होगा। और ऑब्वियसली इस सारे के लिए जो मेन चीज है वो आपके असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर आपके और दूसरा आप इमेजिन करें, यू आर अ स्टूडेंट और आपको इम्तिहान से पहले 10 सफ़े का एक कागज मिल गया है जिसमें वो सारे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स विल बी, अमित इत्तेफाक से बैठा हुआ है, इफ यू गेट दैट अ पेपर विच टेल्स यू व्हाट विल बी आस्क्ड फ्रॉम यू, हाउ विल यू फील? हाँ, you will be on the moon. He will get another discussion. He is one of the brilliant students, mashallah. Amit, very nice. So, yes sir. ना, इसका तरीका यह है, हर मैं समझ गया आपका सवाल, हर लिस्ट के अंदर कट ऑफ लाइन वही होगी, लेकिन हो सकता है 4 नंबर का सवाल इस चैप्टर की बजाय उस चैप्टर से आया हुआ है। लेकिन उस चैप्टर को नहीं है, हम एक चैप्टर का हम उससे पूछ रहे हैं वो सवाल जो इजीएस्ट है, हाँ ठीक है, तो हमें तो ये पता ही नहीं कि उस चैप्टर में उसकी कट ऑफ लाइन को अचीव करता है कि नहीं करता। हो सकता है वो तीसरे, बस ये एक लिमिटेशन है, ये एक लिमिटेशन है इसकी, ये एक लिमिटेशन है, लेकिन ये है कि यू डोंट नो कि किस चैप्टर से कौन सा आ रहा है और उसको भी नहीं पता किस चैप्टर से कौन सा आ रहा है। तो लेकिन ये आपकी बात सही है कि ये एक लिमिटेशन है, हम इसको नलीफाई कर सकते हैं, इम्तिहान 1 दिन की बजाय 7 दिन पे कर दें, लेकिन समहाउ हमें इसको ट्रायंगुलेट करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये उससे बहुत बेहतर नहीं है? थैंक यू। क्या ये उससे बहुत बेहतर नहीं है कि जिसमें उस चैप्टर का कोई सवाल ही नहीं पूछा जा रहा? हाँ, तो इसलिए यह है कि ये एक ट्रायंगुलेट, ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस एज वेल। आपने 2 साल के सारे, और उसको पूरा करने के लिए इंटरनल असेसमेंट है जो कि आहिस्ता आहिस्ता ओवर कर जाएगी, लेकिन उसका तरीका यही है, वरना आप एक चैप्टर को तो चेक कर सकते हैं मगर पूरे के पूरे कैरिकुलम को चेक नहीं कर सकते। आई होप इट सेटिस्फाइज इट। अच्छा, कॉन्सेप्ट का जो आप कहते हैं सर, हाँ, एक चैप्टर में क्रिटिकल कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं, हाँ वो मैं अर्ज करता हूं, 2 बातें चीजें, एक तो फॉर्मेटिव और उसका है, मैडम ने ये कहा है कि ये जो असेसमेंट है ना, ये होती है जिसको हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट, जिसका मतलब है जिसके बेस पर हमने पास फेल करना है। लेकिन एक कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ समेटिव असेसमेंट भी मौजूद है। जब हमने चैप्टर नर्व एंड मसल का पढ़ाया था तो उसकी भी ये इंटरनल असेसमेंट हुई थी, जिसकी बेस के, उसकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर ये बना था। मेरे जाती ख्याल के अंदर इंटरनल असेसमेंट हमारी जानी ही 100% चाहिए। आप कहें क्यों? इन जेन्युइन नहीं, इसलिए कि हमारे पास पूरा साल मौजूद था रेक्टिफाई करने का। फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर तो टीचर के पास इख्तियार है। मुझे पता लग गया कि आपको नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल अनीमिया एंड प्रेगनेंसी नहीं आता, तो मैंने कहा तुम्हें नहीं आता, ये मुझे पता लग जाना चाहिए, और मैंने फिर आपको रिमीडियल दिया, फिर उसमें नहीं पता लगा, फिर रिमीडियल दिया, फिर जब आपकी रोटेशन खत्म हुई तो मुझे श्योर हो गया कि इनमें आता है। तो अब इंटरनल असेसमेंट 100% क्यों नहीं होगी? अगर लेस देन 100% इंटरनल असेसमेंट का मतलब यह है कि टीचर जो है ना वो जरा थोड़ा उसको भी जरूरत है तरबियत की। हाँ, हाजिरियां रह गई, हाँ हाजिरियों का है, हाजिरियों के लिए ठीक है, वो एक डिसिप्लिनरी 10% बिहेवियरिस्ट एटीट्यूड हमारा होना चाहिए, जिसके अंदर हम हाजिरियों के ऊपर उसको पेनलाइज कर दें ताकि उसको वो
एक आइंदा एक लेसन हो। बाकी एज फार एज नॉलेज इज कंसर्न, इफ दैट बॉय, मतलब एक बच्चा दूध नहीं पी रहा, बच्चा नहीं दूध पी रहा, मां कहती है ये तो पीता ही नहीं है दूध, इसको छोड़ो पड़े। मां की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूध पिलाना है, नहीं पीता तो पिलाना है, ओवल्टीन डाल के पिलाना है उसको, कुछ और डाल के, लेकिन मां की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पिलाना है उसको। अगर वो नहीं पढ़ रहा तो हमें क्यों नहीं पता चला? मतलब बच्चे के पेट में कीड़े हो गए, उसको डायरिया लगा, मां कहती मुझे तो पता नहीं, तो डायरिया कब हो गया इसको, मुझे तो पता ही नहीं। ऐसा तो नहीं है ना। तो हाँ, वो एक लॉजिस्टिक इश्यूज हैं, वो डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन जितनी है उसमें तो काम करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं छोटी सी, हमने अभी एक असेसमेंट की है, खुदा ना खास्ता किसी को मैं ब्लेम नहीं कर रहा, ऑन एवरेज एक डेमोन्स्ट्रेटर, सिर्फ बाकी भी इसी तरह ही है, ऑन एवरेज 2.25 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता इन आवर इंस्टीट्यूशन, एक दिन में। यू आर मोर स्ट्रिक्ट देन मी। तो इसलिए मैंने आपको पहली स्लाइड ये बताई थी कि इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू बी अ टीचर। आपके पास एक बैच आया है, वो ऐसे जाए सरमस्त होके, यार 20 दिन ऐसे गुजरे हैं ना, मैंने कमाल हो गया यार, इतना यार मैंने सीखा है यार, इतना सीखा है। मैं वहां गया, वो सर खुद खड़े थे, उन्होंने मेरा इस्तकबाल, मुझे बिठाया, मुझे बहुत पढ़ाया, फिर जाते हुए पूछा, फिर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, फिर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, हमें कोई प्रॉब्लम होता हम डिस्कस करते थे, फिर हम उसको पढ़ते थे। ऐसे बल्ले बल्ले करता हुआ बैच पूरा गुजर के जाए, और हमारी मगफरत की दुआ जो है ना, हमारी माँ बाप से ज्यादा हमारे रेजिडेंट कर रहे हो। बनिस्बत ये कह रहे हो, या अल्लाह मेरे 4 साल पूरे हो जाए सही, फिर मैंने यहां शक्ल नहीं दिखानी। यानी हमने उसको इतना जिच किया हो, इतना उसको तंग किया हो कि वो तौबा तौबा तौबा, राइट। तो ये तो कमाल है। सो दिस इज हाउ वी मेक इट। अच्छा, अब मैं आखिरी कुछ स्लाइड्स हैं, तो स्ट्रक्चर वाइवा के अंदर ये होना चाहिए, ये जरा गौर से सुनिएगा, ये बहुत जरूरी बातें हैं और कुछ टेक्निकल बातें भी हैं। स्ट्रक्चर वाइवा कंटेंट वैलिड होना चाहिए। ये अजवत आपके सवाल, कंटेंट वैलिड होना चाहिए। कंटेंट वैलिड, ये जो मैंने डायग्राम बनाई है कि व्हाट वी ought to examine, it is examining that. What we ought to assess, it is assessing that. यानी सारी देख के चावल उसमें होने चाहिए। दूसरा यह है कि ये कंस्ट्रक्ट वैलिड, ये बड़ी कंस्ट्रक्ट वैलिड मैं आपको कैसे समझाऊं? सर तुम थे आओगे अरशद साहब, बड़े भाई सर यहाँ देखें सर, मतलब ही इज अ पेशेंट और मुझे ये कहा गया कि प्लीज एग्जामिन दी लिवर ऑफ दिस पेशेंट, ठीक है? तो मैंने ये एग्जामिन करना शुरू किया। ठीक है, दिस इज हाउ आई एग्जामिन्ड हिम। फिर बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, एक और कैंडिडेट आया काजी साहब की तरह का, कोई नफीस इंसान, लाइट आ रही है, इधर आ जाए। उसने आके कहा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काजी मसरूर अली है, मैं आपको अब मुआयना करने के लिए आया हूँ, आपको कोई तकलीफ हो तो मैं आप मुझे बता दीजिएगा, थोड़ा सा इसको एक्सपोज करना पड़ेगा, लेकिन कुछ सर्दी तो नहीं लग रही है आपको? मेरे हाथ ठंडे तो नहीं है सर? तो मैं सर आप सिर्फ प्लीज़ सर। अच्छा, मैंने अपर बॉर्डर किया, यहाँ से एग्जामिन किया और यहाँ करके थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया। अच्छा, अब कागज़ के ऊपर रिजल्ट लिखना था। जो पहला कैंडिडेट था ना, उसने लिखा लिवर इज 2 सेंटीमीटर इन लार्ज, नॉन टेंडर, अपर लिमिट इज इन 5th इंटरकॉस्टल स्पेस। जो दूसरा कैंडिडेट था उसने लिखा लिवर इज 2 सेंटीमीटर इन लार्ज, इट इज नॉन टेंडर, अपर लिमिट इज इन 5th इंटरकॉस्टल स्पेस। और आपने कागज चेक करने के लिए दे दिया इजाज लतीफ साहब को, तो फिर कितने नंबर लगाएंगे पहले वाले को? 10 में से 10। दूसरे को कितने लगाएंगे? 10 में से 10 सेम लगाएंगे। इसका मतलब यह है कि इस एग्जाम के अंदर एक चीज नहीं चेक हुई जो उसका कंस्ट्रक्ट था। कंस्ट्रक्ट इज अ हाइपोथेटिकल attribute which we want to have in this candidate while performing that act. तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो वो जो भी कंस्ट्रक्ट था, यू नो, समटाइम इट इज एटीट्यूड, समटाइम इट इज स्किल का, मतलब उसने जो ना, जैसे अब ATLS में कहते हैं भी लेफ्ट हैंड से आपने लेरिंगोस्कोप पकड़ी होनी चाहिए, और यहां से, अब ये एक कंस्ट्रक्ट है जो एग्जामिनर के दिमाग में है कि यही होना चाहिए, राइट? आपके दिमाग में ये था कि इसको पोलाइट होना चाहिए, इसको ये होना चाहिए। वो एग्जाम ने चेक किया कि नहीं किया, इसका नाम है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अगर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एग्जाम में मौजूद है तो वो वैलिड एग्जाम है। इसी तरह सर, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का ताल्लुक स्टूडेंट से नहीं,
की, तो टीचर से ताल्लुक है। इसका मतलब ये कि टीचर को असेसमेंट टूल ऐसा बनाना चाहिए कि ताकि वो वैलिड तौर पे हर एक को चेक करे। ट्रू, यही अर्ज किया जा रहा है कि टूल ऐसा ही सही कह रहे हैं कि टूल ऐसा बना होना चाहिए जिसमें ये कंस्ट्रक्ट चेक हो जाए। अच्छा, तीसरा है फेस वैलिडिटी। एवरी असेसमेंट मस्ट बी फेस वैलिड। मतलब ये कि वाइवा दे के बच्चा बाहर गया है, कल को यार फजूल वाइवा था यार, कुछ भी नहीं यार, पूछा ही नहीं यार, सारे आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन थे, मैडम का एटीट्यूड ही बड़ा खराब था, तो नाराज थी बहुत, देखा ही नहीं मेरी तरफ, बात ही नहीं की। फेस वैलिडिटी मतलब चाहे करके जैसा आया, बाहर जाके कहा यार इम्तिहान बड़ा जबरदस्त था यार, देखो मैं फेल बेशक हो जाऊं लेकिन यह है कि एग्जाम बड़ा जबरदस्त था। इसका नाम है फेस वैलिडिटी। एंड देन देयर इज अ प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। आपने यहां से एग्जाम दिया एफसीपीएस का, तो आप पास हो गए, इंग्लैंड जाके गए तो एफआरसीएस में पास ही नहीं हो रहे, या वाइस वर्सा कि एफआरसीएस पास हो गया, एफसीपीएस पास ही नहीं हो रहे। एग्जाम शुड बी हैड अ प्रेडिक्टिव वैल्यू। आपने खास स्किल सिखा दी है, अब चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ले, चाहे आपकी इंटरनल यूनिवर्सिटी ले, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी ले, उसका कंपेरेबल रिजल्ट आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड प्रेडिक्टिव वैल्यू। और दूसरा ये कि कॉन्सिक्वेंस वैल्यू। हर एग्जाम जो है ना, ये एंड नहीं है, प्लीज याद रखिए, इट इज वन ऑफ द सेंट्रल पॉइंट इन द एजुकेशनल एक्टिविटी। आप ये हमें याद है अच्छी तरह कि पार्ट 2 सर्जरी की फैकल्टी में जब सीपीएसवी में था, तो ये हुआ कि जी लोगों को ट्रॉमा नहीं आता, और लोगों को तो इमरजेंसी इवैक्यूएशन नहीं आती। 2 कंसेक्टिव एग्जाम में लॉग रोलिंग का स्टेशन रख दिया हमारे उसमें ऑस्की में, एफसीपीएस के एग्जाम में 2 दफा। अगले तीसरे एग्जाम के अंदर हर बंदे को एटीएलएस के प्रिंसिपल आते थे, हमारे मैडम को याद होगा, प्रोफेसर गुलाम मुस्तफा साहब, उनका फेवरेट सवाल था पल्पेट द मेल यूरिथ्रा। वो उनका एक बड़ा होता, क्योंकि वो उसमें स्क्रोटम के नीचे से पल्पेट नहीं करते थे तो वो फील कर देते थे, समहाउ उनके ज़हन में था कि यूरिथ्रा शुड बी पल्पेटेड। अच्छा, अब कोई भी वाइवा सर्जरी में उनको दिया तो कहते यार पल्पेट यूरिथ्रा पढ़ के जाएं, राइट। इसीलिए जो इंटेलिजेंट, जो अच्छे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं, वो अपने एग्जाम्स को इस तरह डिजाइन करते हैं कि उनके ख्याल में कस्टम सर्कमस्टांसेस में जिन चीजों का आना जरूरी है वो हर सूरत बच्चा पढ़ ले। जैसे अब डेंगी हो रहा है, तो पता लगे कि हमारे पैथोलॉजी के एग्जाम में भी डेंगी का एक छोटा सा मौजूद है, हमारे पीड्स में भी मौजूद है, हमारी मेडिसिन के अंदर भी वो मौजूद है, आईसीयू पे। तो अब ये हो नहीं सकता कि डेंगी उसने ना पढ़ा, जो हमारी लोकल कस्टम सर्कमस्टांसेस में लोकल नीड्स के साथ अटैच्ड है। तो जिस एग्जाम के अंदर ये चीज हो जाए उसे हम कहते हैं वो कॉन्सिक्वेंस वैलिड है। तो जब भी हम वाइवा बनाएं, ये सारी वैलिडिटीज इसमें होनी वैलिड। अच्छा, और ये जब वाइवा लेते वक्त, अब एक चीज तो बड़ी तय हो गई कि आपका इख्तियार नहीं हुआ, आपके पास एक पता लग गया वो, और बहुत इंटेलिजेंट जो एग्जामिनर है ना, वो उनको याद भी कर लेते हैं, उनको वो 5 या 10 चीजें तरतीब याद भी हो जाती है। अदरवाइज आप कागज रख लें, देयर इज नो शेम इन इट, बिकॉज दैट इज हाउ इट विल मेक इट अ स्ट्रक्चर्ड वाइवा, इट विल बिकम अ यूनिफॉर्म वाइवा, राइट। और मजेदार बात होगी कि उस पर जो कुछ लिखा हुआ है वो स्टूडेंट्स को पहले का पता है, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं। हम ये चाहते थे कि उसको शौक का पता होना चाहिए, तो हमने उसको एक दिन पहले बता दिया कि भाई अगर शौक का पता ना नहीं हुआ तो पास नहीं होता। तो ये हमने पेपर नहीं लीक किया, वी मेड श्योर कि उसको शौक का पता हो, और यही हम पता लगवाना चाहते थे। हमने उसको टांगे तोड़ने के लिए तो नहीं, उसको सजा देने के लिए तो वाइवा नहीं ले रहे थे, इसलिए ले रहे थे ना। तो अब आप मेहरबानी करके ये खास तौर पे अपने असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स 3rd ईयर के भी बनाएं, 4th ईयर के भी बनाएं, अपने वार्ड के जो रोटेशन है उसमें भी बनाइए, और स्टूडेंट्स के हैंड ओवर कर दीजिए, राइट। ओके, अब ये आखिरी, मेरा ख्याल 1-2 आखिरी है, वाइवा लेते वक्त क्या ख्याल रखना है। पहली बात यह है, फॉलो द स्ट्रक्चर पैटर्न, बीच में अपनी प्रोफेसरी नहीं घुसानी, और वो प्रोफेसरी आपकी अपनी घुस रही है क्योंकि वो आपने ही तो बनाया है, दैट इज आपने अपना बना हुआ है। दूसरा ये है कि रिपीट द लिस्ट आफ्टर एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स। इतनी मेमोरी नहीं होती, 5 के बाद आप उसकी अंदर ना एक सीक्रेसी के एलिमेंट को बड़े आराम से मेंटेन कर सकते हैं। एक स्टूडेंट बाहर का क्या पूछा था, उन्होंने ये पूछा था, अच्छा ये पूछा था, वो अगला वो करेगा, आगे आप तो बिल्कुल उससे वो नहीं पूछा, उसने बाहर से क्या पूछा था, उसने तीसरे ने फिर कहा उससे भी नहीं पूछा। तो बाय द टाइम 5th आएगा तो पहले वाला जो है ना वो बिल्कुल मेमोरी से महव हो चुका होगा। तो अगर 100 स्टूडेंट थे तो आपने 10 होने चाहिए आपके पास सेट्स, और 5 के बाद आपने उसको रिपीट करना है। तीसरी बात यह है कि कीप द प्राइवेसी ऑफ द कैंडिडेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर हैज बीन अ ट्रेंड कि 5 स्टूडेंट सामने बिठा लो,
आई डोंट नो ये कहां से आइडिया आया है। एक स्टूडेंट से पूछा, हाँ उसको नहीं आया। अब लुक एट हिज कंडीशन, उसको सवाल नहीं आ रहा, तू बता। वाह भाई वाह वाह वाह, देखा बहन है तेरी। है ना, तीसरे दिन का छाड़ यार। अब आप क्या कर रहे हैं, 5 बंदों के साथ ह्यूमिलिएट कर रहे हैं आप। यू आर ह्यूमिलिएटिंग देम, यू आर इंसल्टिंग देम, यू आर डिसरिस्पेक्टफुल टू देम। इट्स नॉट अ जस्टिस। तो प्राइवेसी उसकी मेंटेन करें, उसको उसके साथ में करें, प्राइवेसी मेंटेन करें, और कैंडिडेट को सपोर्ट करें प्लीज। कैंडिडेट नीड सपोर्ट एट दैट टाइम। स्पोर्ट में भी फिजिकल, मॉरल। फिजिकल की सिंपल मिसाल है कि कुर्सी के ऊपर ग्राउंड में बैठा हुआ ऐसे करके, एक दूसरा ना, पता नहीं हमारी सर्जरी में तो है, बाकियों को नहीं पता नहीं, एग्जामिनर को ना मूंगफलियां खाने का बड़ा शौक होता है, एक्सटर्नलों को खास तौर पे। वो प्लेट एक मूंगफली आ जाए, वो बैठा ना ऐसे कर मूंगफली खा रहा होता है, ऐसे कर मूंगफली खा रहा होता है। हाँ हाँ आ जाओ। आप कभी देखिएगा ये ना, वाइवा टाइम शुड नॉट बी द ईटिंग टाइम। देयर शुड बी एक अलग से टाइम हो जिसमें आपका टी ब्रेक हो रहा है। अब बिस्कुट प्लेटें लग के ना, एक आपने वार्ड में डॉक्टर लगाया होता है, तुसी एग्जामिनर यू हैव टू फीड द एग्जामिनर बिकॉज ही वाज स्टार्व्ड। हाँ, he was starved for years, now this is the time to feed, ऐसे करके। तो अब आप देखना, स्टूडेंट एक आया, अब आके खड़ा हुआ, हाँ बता, दिस इज नॉट अ। आप उसको मिले, उसे कहा माय नेम इज जावेद इकबाल, आई एम सपोज्ड टू बी योर एग्जामिनर। अगर आप इंटरनल तो आपको जानते ही हैं, बैठे आप उसके साथ कुर्सी पे साथ बैठे, उससे बात करें, उसको फिजिकली सपोर्ट करें, हाँ कंफर्टेबल करें, उसको मॉरली भी सपोर्ट करें, मॉरली सपोर्ट करें, इमोशनली नहीं। सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, ओवरडूइंग भी नहीं होनी चाहिए, ओवरडूइंग भी नहीं है, लेकिन जो एक प्रोफेशनल डेकोरम है उसमें वाइवा। इसकी बहुत शिकायतें आती हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस दफा हमने फीडबैक ली है सारी, उसको हम कंपाइल करके इंशाल्लाह उसको शेयर करेंगे। इस दफा हमने ये किया कि तमाम स्टूडेंट जो है वाइवा के बाद फीडबैक भी देंगे, तो उसमें आई एम श्योर कि बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आएंगे। और दूसरा ये कि प्लीज कल्चरल और रीजनल वेरिएशंस का ख्याल रखिए। एक लड़की कॉन्वेंट की पढ़ी हुई है, वालिद उसका आर्मी में ब्रिगेडियर था, रिटायर हुआ है, माँ उसकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वो कॉन्वेंट में पढ़ी हुई है, मैट्रिक तक वो कुवैत में पढ़ती थी, अब वो वाइवा देने आई है। और एक और आदमी है जो कि रहने वाला है किसी रिमोट एरिया का, वालिद साहब उनके कहीं वो काम करते हैं बढ़ई का, अम्मी उसकी अनपढ़ है, और वो वहाँ से वो आया हुआ है। अब आप कंपेयर कर रहे हैं उनके एक्सेंट को, आप कंपेयर कर रहे हैं उनकी अंग्रेजी के लेवल को, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। अब एक आदमी जो सराइकी, तो अब तो मैं ऑलमोस्ट सराइकी बन गया हूं, बहुत सारे लोगों को ना हार्ट कहने में दिक्कत होती है। ये नहीं कि उनको पता नहीं होता, वो हर्ट कहते हैं, ये नहीं कि उनको पता नहीं होता, दिस इज देयर डायलेक्ट। कभी आप किसी इंडियन से कहे कि मेरे गले में बोटी फंस गई, मेरे गले में बोटी फंस गई है, आप पढ़े लिखे लोगों को कह दो वैसे कर रहे होंगे, बिकॉज दिस इज हाउ देयर वोकल कॉर्ड्स आर ट्रेन्ड इन देयर लिंग्विस्टिक ट्रेनिंग। ये बात समझिए, जर्मन कैसे बोलेंगे, जापानी कैसे बोलेंगे। तो अब एक सराइकी आदमी, एक देहात से, एक पठान है, वो किसी इलाके से आया है, पंजाबी भी अड़ के बोल देने, आंडा कहते हैं, हाँ आंडा। तो मेरा कहने का मकसद है कि लेकिन हम बाजुकात ना हेलो इफेक्ट में वो उसकी ना ठू ठा से अंग्रेजी से इंप्रेस हो रहे होते हैं, तो बड़ा मुंडा बड़ा जबरदस्त है, बारे कितनी जबरदस्त अंग्रेजी बोलता है। इट इज नथिंग टू डू विद हिज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, इट इज नथिंग टू विद द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, दिस इज बिकॉज ही वाज बोर्न इन अ फैमिली जिसमें इस तरह के सर्कमस्टांसेस थे। तो इस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम एक जगह इस्लामाबाद में हम एक दावत पे गए, वो दावत बहुत ही किसी बड़े उसमें थी, तो मैं बैठा था, तो साथ मेरे एक दोस्त भी था जो कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, लेकिन बहुत हसीन और ज़बरदस्त आदमी। तो वहाँ उन्होंने जिस तरीके से खाने की प्लेटें वगैरह अरेंज की ना, वो कुछ इस तरह से थी कि उसमें काफ़ी एहतमाम की ज़रूरत थी, और जिसने कभी पता ना हो कि कांटे को कहाँ रखना है, तो उसने थोड़ी देर ट्राई की, बाद में उसने एक फ़िक्रा बोला, उसने कहा यार ये जिस तरीके से आप लोग खाना खा रहे हैं ना, इस तरह खाना खाने के लिए कम से कम मेरे परदादा को इस तरह खाना खाना शुरू करना चाहिए था। तो मैंने तो पहली दफ़ा देखी ये अरेंजमेंट, तो प्लीज़ बुरा ना मनाइएगा, मैं रोटी तोड़ के ना सालन के साथ ही खाऊंगा, राइट। सो ही वॉज अ करेजियस पर्सन एंड ही वॉज अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट। तो उसने इस बात को अपनी कोई हिकफ नहीं बनाई, लेकिन जनरली इस तरह की चीज़ों से एक अपने आप को बड़ा समझना और बाकियों को छोटा समझना कोई बहुत मुनासिब बात नहीं है। और वाइवे में भी वी हैव टू कंसिडर these cultural and regional variations.
मॉरल स्पोर्ट सर आप बताएं कैसे होनी चाहिए? मॉरल स्पोर्ट सर, मॉरल स्पोर्ट का मतलब है कि अब उसको ना याद नहीं आ रहा, उसको याद नहीं आ रहा, उसको पता, अब आपको पता है कि यार ये नहीं, इसने सब कुछ है, अब इसमें नहीं, तू 10 ना 10। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी? पैंक्रेटाइटिस के अंदर, स्यूडो पैंक्रेटिक सिस्ट के अंदर सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी करते हैं, बट व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इट? क्योंकि आपको पता है जुराज ऑपरेशन उसका नाम था। जब तक वो जुराज ऑपरेशन नहीं निकालेगा आपकी आत्मा पवित्र नहीं होगी। तो ये जो ना, ये है सपोर्ट कि यार ठीक है, समझ आ गया मुझे ना, समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा जजमेंटल कमेंट ना दें, ये सबसे खतरनाक बात है। वैसे ये सिर्फ वाइवे को छोड़ें, जिंदगी में भी जजमेंटल, हु आर वी टू जज? हमें क्या पता है? लोगों के बारे में जजमेंटल हो जाना ये बहुत पड़ा है। तू नहीं पास होता, तूने सीखा क्या आज तक? 4 साल में तुमने इतना नहीं सीखा, इतनी सी बात नहीं पता यार, इतना तो मेरी मैट्रिक में बेटी पढ़ती है उसको पता है। ये नहीं ठीक हो सकता। जजमेंटल, आप कौन है? हजरत खालिद बिन वलीद ने काबे के गुलाफ को पकड़ के कसम खाई थी कि सारी दुनिया इस्लाम कबूल कर लेगी, मैंने नहीं करना। काबे के गुलाफ को कसम खाई, अल्लाह ने इसको तब्दील कर दिया। आप कैसे किसी को कह रहे हैं कि ये तब्दील नहीं होगा? ये इसकी सृष्टि ऐसी है, ये बुरा ही है, इसका खानदान ही ऐसा है। तो जज, ये तो खैर ब्रॉडर सेंस में बात कर रहा हूं, लेकिन वाइवे में जजमेंटल होने की आपको क्या जरूरत है? उसने 10 सवाल दिए, 6 जवाब दिए, 6 नंबर दें, अस्सलाम वालेकुम के फारग हो। आपको ये फैसला करने की क्या जरूरत है कि ये जो है ना बहुत बुरा डॉक्टर बनेगा? राइट? देन पास्ट मिस्टेक्स को ना आप गिनवाएं। ये बहुत बड़ा वाइवा का एक होता है कि हूं फंसया ना मेरे सामने। यही वो बंदा है ना जो उस दिन पार्क के अंदर बैठा था। इस सिलसिले में हम सारे एडल्ट बैठे हैं, इस सिलसिले में भी ना हमें बड़े प्रॉब्लम है। ये वो कुड़ी दे नाल पार्क बैठा सी, मैं देखा उसे। और मैं आपको एक सच्चा वाकया कोट करना चाहता हूं, सच्चा वाकया, और ये लास्ट ईयर का वाकया है। यहां फन फेयर हुआ था, तो यहाँ ये जो लड़कियों के हॉस्टल के सामने वो बनी हुई है, स्टेज बनी हुई है, तो उसमें मैं बैठा था, सर्दी थी तो मैं बैठा था। सर, एक हमारे कोलीग आ गए और आके कहने लगे, डॉक्टर साहब इतने ना बहुत काम खराब हो गया साढ़े इंस्टीट्यूशन, बहुत बुरा हाल है। मैं क्यों की शुरू कर देता है, क्या हो? ओ देखो मैं 1 घंटे का देख रहा हूँ, मुंडा ते कुड़ी उत्थे बैठे इकट्ठे। पहले मुंडा गया 7 अप लेके आया, फिर 2 लेके आया। अच्छा, मैंने उनको कहा कि यार 1 घंटे में यहाँ इतना कुछ हो रहा है और तू उधर देखी जा रहे हो। लेकिन उन्होंने मुझे इतना किया कि मैं कन्विंस हो गया कि यार ये नहीं चल सकता इस जमाने में। तो मैं उनके पास गया, और जब मैं गया तो मुझसे ज्यादा एम्बैरेस्ड शख्स दुनिया में कोई नहीं होगा। वो 3rd ईयर में लड़का पढ़ता था, उसकी छोटी बहन 1st ईयर में पढ़ती थी। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट मिक्सिंग विद द गैदरिंग, वो दोनों बहन भाई इकट्ठे वहां बैठ गए, रियल सिस्टर एंड ब्रदर। तो उसने अपने भाई को कहा कि मुझे 7 अप ला दो, तो भाई 7 अप ले आया। छोटी बहन थी उसकी। ये तो एक अलग से बात है, मैं तो उसकी ये बात बता रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई भी डिसिप्लिनरी, आपकी बात में सुनो, कोई भी डिसिप्लिनरी आपने नॉर्म बना दिया है तो वो नॉर्म के ऊपर अमल करना जरूरी है। फर्ज करें आप एक शादी के खाने में दरमियान में एक पार्टीशन बना के कहते हैं खवातीन इस तरफ, मर्द इस तरफ, तो ठीक है। अगर आपका एक नॉर्म बना हुआ है एंड दैट नॉर्म इज डॉक्यूमेंटेड इन योर पर्सपेक्टिव, तो उसको मानना पड़ेगा। आपने फैसला किया कि इस इंस्टीट्यूशन के अंदर सबने नकाब किए हो, तो नकाब किए हो। अगर किसी ने होने का मतलब है, ये नॉर्म्स जो भी हैं, जो भी, अगर कोई कहता है कि नहीं यहां आप जो भी लिबास पहन के हैं, वो नॉर्म्स बैठकर एक बॉडी बना ले, और जो उस नॉर्म को वेरी करे उसको तो आप करें, लेकिन जो उस नॉर्म के अंदर रह के हु आर वी टू जज। तो ये एक बड़ी, और पास्ट मिस्टेक्स को प्लीज, वाइवे का काम उस वाइवे में उसने परफॉर्म किया है कि नहीं किया, पास्ट मिस्टेक को चेक करना वाइवे का काम ही नहीं है। वो दिल में जो, उर्दू पंजाबी में बड़ा खुंदक जिसे कहते हैं ना, दिल में जो खुंदक रखी होती है ना हमने, खुंदकों को निकालने का काम नहीं है वाइवा। इसके अलावा जस्ट कमेंट ऑन प्रेजेंट, लीविंग बिहाइंड योर नॉलेज अबाउट हिज पास्ट, रिस्पेक्ट दें और अटेंशन दें। ये बहुत से वाइवे के दौरान उसको पता लगे कि इट्स सीरियस, फॉर अ स्टूडेंट वाइवा इज अ सीरियस एक्टिविटी, बट इट हैज टू बी एन इक्वली प्रेजेंटेबल सीरियस एक्टिविटी बाय द टीचर एज वेल। और जेस्चर, अच्छा जेस्चर्स और ओवर जेस्चर भी, शाबाश शाबाश वाह बोले बोले बोले, ये भी नहीं, दोनों तरफ एग्जेजरेशन ठीक नहीं। वो आपने गेम देखी होगी पोकर, पोकर देखते हैं, पोकर फेस एक अंग्रेजी में कहते हैं,
कि चेहरे पे कोई इंप्रेशन नहीं होता, पोकर फेस। लेकिन एन एग्जामिनर शुड बी अ प्लेजेंट पोकर, नॉट अ ब्लैंड पोकर। ने पत्ते छुपाने होते हैं ना, तो चेहरे से पता नहीं लगता कि उसमें क्या है, क्वीन है या कुछ है, लेकिन इट शुड बी अ प्लेजेंट पोकर। सो एन एग्जामिनर शुड बी हैविंग अ पोकर फेस बट अ प्लेजेंट पोकर फेस, राइट? Few words about this, and this is the main hand brake. आप गाड़ी चला रहे हैं ना, गाड़ी चला रहे हैं तो आपने हैंड ब्रेक लगा दी, आपने, और अब आप गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं। आपके इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई, आपकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई, आपके एजुकेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई, राइट? अब इसमें क्या करें? एक सवाल, कमिश्नर का फोन आ गया, फलाने का फोन आ गया, यूं आ गया, वो आ गया। दिस इज नॉट अबाउट देम, इट इज अबाउट यू। ये नहीं कि ये लोग बड़े खराब हैं जो हमें सिफारिश करते हैं, हम बड़े खराब हैं उसको मानते हैं। और आपका इंस्टीट्यूशन, अगर हमने इसको इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना है और एक ट्रांसपेरेंट लेके जाना है, दिस थिंग हैज टू बी टेकन आउट फ्रॉम आवर सिस्टम। मैं आजिज़ी के साथ, बहुत हम्बल तरीके से अपना 33 साल का कैरियर आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, विच इज़ गोइंग टू एंड वेरी सून। आप में से कोई बंदा नहीं कह सकता कि मैंने कभी किसी की कोई सिफारिश की हो। वेयर माई चिल्ड्रन बार, इसको मुझे कहना नहीं चाहिए, तहदीस बिन नेमत के साथ, और मुझे नहीं याद मैंने किसी की सिफारिश कभी इस तरीके से कभी की हो, राइट? इट इज़ पॉसिबल। और मैं, हो सकता है गलती हो, इंसानी सतह पर गलती हो सकती है, मैं उसका माफ़ी भी मांगता हूँ, हो सकता है मुझे, बट इन माई मेमोरी मेरे बच्चों ने इम्तिहान भी दिए हैं, यहाँ वो भी दिए हैं, आई डोंट रिमेंबर एन इंस्टीट्यूशन। मैं ऐसे तहदीस बिन नेमत के तौर पे पेश कर रहा हूँ अपने आप को। ये चीज़ अपने सिस्टम से खुदा के लिए हमें निकालनी है। अगर कायदे-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज को आपने बनाना है, इसका एक वैल्यू सिस्टम हो। कायदे-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज, तौबा, यहां कहीं फोन ना कर बैठना, इधर कहीं फोन ना कर बैठना बाबा, ये इधर से। बट पीपल आर गुड, पीपल आर केयरिंग। ये तो टीचर इतने अच्छे हैं कि वो सारे के सारे सवाल पहले ही बता देते हैं, इन्होंने तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पहले ही बता दिए हैं। लेकिन समहाउ हम इसको अपना प्रिविलेज समझते हैं, और सबसे पहले हम खुद अपने बच्चों की सिफारिशों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करें। मतलब कई दफा मैंने देखा है कि बेटे का वाइवा हो रहा है, हमारे अपने प्रोफेसर कुलीग, प्लीज डोंट माइंड दैट, वो साथ खड़े हुए हैं, व्हाट मैसेज वी आर कन्वेइंग टू दोज पीपल, जो बेचारा एक अल्लाह रखे का बेटा है जो कि बुढ़ई था, एंड हाउ वी कैन एक्सपेक्ट दैट आवर सिस्टम विल गो अप। तो इट वाज माय अर्नेस्ट डिजायर कि हमारे सिस्टम के अंदर कोई जुर्रत ना कर सके सिफारिश करने की। इसीलिए व्हाइट कोट सेरेमनी के अंदर मैं तमाम पेरेंट्स को बुलाता हूं और बुला के उनको कहता हूं, खुदा के लिए अपने बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होने दें। आपको याद है, मैं पिछले 3 साल से ये कर रहे हैं कि प्लीज आस्क देम टू स्टैंड ऑन फुट, और हम खुद इसमें मदद करें अपने दिमाग के सिस्टम। यकीन करें, आपके बच्चे ने अपने पैर के ऊपर निकलना है, उसने कभी भी आपके डेजिग्नेशन पर नहीं निकलना। और सहारे के साथ अब उसको, जो हमने अपनी एग्जाम्पल में देखा, हमारे साथ बहुत बड़े बड़े लोगों को थे, वो पता नहीं कहां है इस वक्त, राइट? तो ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बीइंग योर एल्डर ब्रदर, कि हम इस सिस्टम को ना अपने, हमारे इंस्टीट्यूशन की वैल्यू सिस्टम ये है, यहां कोई सिफारिश सुनता नहीं है वाइवे में। लड़ने की जरूरत नहीं है, लड़े ना उससे, झगड़े ना, ये ना कहें, बट दिस इज आवर वैल्यू सिस्टम, वी डोंट लिसन टू सिफारिश एट ऑल। हां, वी आर वेरी लीनियंट। मैंने तो कहा है वी वांट 100% शुड पास, मैं तो ये कह रहा हूं कि 100% शुड पास ऑन देयर ओन, बिकॉज आवर सिस्टम इज सो स्ट्रॉन्ग दैट 100% हैज टू पास, राइट? नॉट बिकॉज कि हम लीनियंट हैं और सबको पास। लेकिन ये जब तक हम अपने सिस्टम से नहीं निकालेंगे ना, आप यकीन करें, 2 नंबरी है। गुनाह की क्वांटिफिकेशन नहीं होती कभी भी, छोटा गुनाह बड़ा गुनाह नहीं होता, गुनाह होता है। गलाजत के लेवल नहीं होते, छोटी गलाजत बड़ी, गलाजत होती है, झूठ होता है, बेईमानी होती है, गुनाह होता है, राइट? बुराई होती है, नॉट इवन अ ग्लिम्स ऑफ इट। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इमोशनल but emotional with full of love, obviously. I love you all. When I'm saying it, I really mean it, and I own it, and I have tried my best to prove it, not my words but my conduct as well. तो मैं ये आपसे अर्ज करना चाहता हूं, हम कायदे-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज को एक तोहफा दे के जाएं, और वो ये है कि मैं अपने जज्बात की कुर्बानी करता हूं। आइंदा से इस सिस्टम के, वाइवा के सिस्टम के अंदर कोई जुर्रत नहीं कर सकेगा। बड़े बड़े पोस्टर लेके अपने डिपार्टमेंट के सामने लगा दीजिए एग्जाम के पहले, दिस इज सिफारिश फ्री जोन।
सब के ऊपर लिख के लगा दीजिए, दिस इज नो सिफारिश इन कायदे आजम मेडिकल, लिख के लगा दीजिए। और हम सारे के सारे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, हम कहीं फलां तो करता है, फलां तो करता है, भाई मैं तो ना करूं, बाकियों के लिए दुआ करूं, बाकियों के लिए दुआ करूं, और मैं तो कम से कम ऐसा ना करूं। तो आई थिंक इंशाअल्लाह अज़ीज़ दिस इज वन वेरी बिग ब्रेक। जो जितनी भी वर्कशॉप असेसमेंट में होती है ना, उसमें इस सिफारिश के बारे में कोई स्लाइड नहीं है, ये मैंने खुद ऐड किया है, और इसको हमने MCPS-HP के कोर्स के अंदर भी मैंने जब ये बताया था तो मैंने ये ऐड की थी कि ये जो है ना, इसको हमने अपने सिस्टम से निकालना है। सो थैंक यू वेरी मच। इफ देयर आर क्वेश्चन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव में क्या फर्क है? Learning objective is a very broad document which everyone has to learn, that has to be part of the curriculum, right? Whereas assessment objective is a miniature of it, which may not include all the things which we have taught to them, but those which we think which are essential. अगला evaluation में Okay, thank you, हाँ? evaluation पे